नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856400969606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड जीके स्पेशल सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो है ये, इसमें हम लोग पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी का पहला वीडियो देखा था, ये है उत्तराखंड पॉलिटी का सेकेंड वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, तो संविधान में आपका आर्टिकल 312 है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में प्रावधान रखता है, जिसमें सबसे पहला प्रावधान है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। पार्लियामेंट एक नई अखिल भारतीय आप कह सकते हैं सेवा का सृजन कर सकता है या ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन कर सकता है। इसमें आपका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी इंक्लूडेड है यदि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से ऐसा करने के लिए कहे, और राज्यसभा का जो रेजोल्यूशन हो उसका ग्राउंड हो नेसेसरी और एक्सपीडियंट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब अगर ये चीज़ करना राष्ट्र हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो राज्यसभा पार्लियामेंट को इनवाइट कर सकते हैं रेजोल्यूशन पास करके कि आप एक नए ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन कर दीजिए। बट ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो ऐसा रेजोल्यूशन होता है राज्यसभा का, इट शुड बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो ये रेजोल्यूशन होता है इसको स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा आप कह सकते हैं कि सपोर्टेड होना चाहिए, कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 मेंबर इसके सपोर्ट में हो। एंड दिस पावर ऑफ रिकमेंडेशन इज गिवन टू राज्यसभा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। नाउ पार्लियामेंट कैन रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। एज पर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट can regulate the recruitment and condition of service of the person appointed to all India services. Accordingly, पार्लियामेंट ने एक लॉ भी बनाया, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951, to regulate the recruitment and condition of the service of a person appointed to the all India services. तो पार्लियामेंट के द्वारा ये लॉ बनाया भी गया, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 का। Now the services known at the commencement of the constitution, that is 26th of January 1950, as the Indian administrative services and Indian police services are deemed to be services created by parliament under this provision. तो ये एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, चूँकि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस जो होती है पर्सन की, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट होते हैं, उसको रेगुलेट करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। इसी अधिकार का यूज़ करते हुए ये एक्ट बनाया, और इस एक्ट के बनाते ही आप कह सकते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज स्टार्ट किए गए ऑल इंडिया सर्विसेज में। उसके बाद द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो आर्टिकल 312 आपकी इस बात की पुष्टि करता है कि जो आपका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, इसमें आप जो भी पोस्ट निकालोगे वो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से इन्फीरियर नहीं होना चाहिए। अल्लाह प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द सर्विस इज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। और अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है करेंटली 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, एक आपका IAS है, एक आपका IPS है और एक आपका IF। इसमें भी फ्रेंड जो आपका IFS है, मैंने पहले बताया कि आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये आपका इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज आपका सेंट्रल आप कह सकते हैं सर्विस के अंतर्गत आता है। तो ये अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज फर्दर बनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। Do 42nd Amendment Act 1976 made the provision for the creation of all India judicial services? No such law has been made so far. 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हुआ था उसने प्रोविजंस बनाए थे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट करने के, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई लॉ नहीं बनाया गया है। कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं, जैसे आपका आर्टिकल 312A inserted by 28th Amendment Act 1972, and it confers power on the Parliament to vary or revoke the condition of service of person who were appointed to a civil service of the Crown in India before 1950.
ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही सर्विस में लगाया गया है 1950 से पहले अगर कोई व्यक्ति सर्विस में है क्राउन ऑफ इंडिया मतलब क्राउन के सर्विस में है जब ब्रिटिश काल था आपका, तो उसकी सर्विस को रिवोक भी किया जा सकता है और उसके सर्विस को ख़त्म भी किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान भी दिए हुए हैं आर्टिकल 312A में। और आर्टिकल 312A ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था, ये आपका इंसर्ट किया गया था 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स विच इज़ रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। तो आर्टिकल आपका सबसे पहला है 308 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, जो कि इंटरप्रेट करता है। आर्टिकल 309 है एंड विच इज़ रिगार्डिंग द प्रोविजंस रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट। 310 है आपका टेन्यूर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, टेन्यूर कितना होगा। 311 है आपका डिसमिशल रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। 312 आपको ऑल इंडिया सर्विसेज। 312A है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर ऑफ सर्टेन सर्विसेज। 313 आपका ट्रांजिशनल प्रोविजन और 314 है प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर ऑफ सर्टेन सर्विसेज, जिसको अब रिपील कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 266। कंसोलिडेटेड फंड जो भारत की संचित निधि है 266 अनुच्छेद 266 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं। इट इज़ अ फंड टू विच ऑल द रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द पेमेंट्स आर डेबिटेड। ध्यान रखिएगा, सारे रिसिप्ट जहाँ पर क्रेडिट होते हैं और सारे पेमेंट जहाँ पर डेबिट होते हैं वही फंड हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। अब देख लेते हैं ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, ये सारे आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। All the legally authorized payment on behalf of government of India are made out of this fund। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर ऑथराइज पेमेंट है, लीगली ऑथराइज पेमेंट है अभी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो वो इसी फंड से किया जाता है। एंड नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड इशूड और ड्रॉन, मतलब ना इसमें कोई पैसा डाला जा सकता है ना इससे कोई पैसा निकाला जा सकता है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ, है ना। बिना पार्लियामेंट्री लॉ के इस यहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ना कोई किसी मनी को आप इशू कर सकते हैं ना ही कोई मनी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता क्या क्या है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है। लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल इशू करके जो लोन रेज करती है गवर्नमेंट, वो पैसा भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। लोन और वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, ये भी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो मनी गवर्नमेंट रेज करती है, रिसीव करती है रीपेमेंट, लोन्स के रीपेमेंट के द्वारा, वो पैसा भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की ये पार्ट्स हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसी के बाद अगला आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 267, ये आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिखाता है, जो कि आप कह सकते हैं आपातकालीन जो एक फंड होता है। तो The Constitution authorizes Parliament to establish a contingency fund of India, to which amount determined by law are paid from time to time. Accordingly, Parliament enacted the Contingency Fund of India Act 1950. This fund is placed at the disposal of the President, and he can make advances out of it to meet unforeseen expenditure pending its authorization by Parliament. अगर कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो, अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और एक्सपेंडिचर करना पड़ जाए, है ना, और पार्लियामेंट में इस मनी का ऑथराइजेशन पेंडिंग हो, तो प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। फंड को मैनेज कौन करता है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी मैनेज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा गुड गवर्नेंस का। भगवद गीता प्रोवाइड्स न्यूमरस cues for good governance, leadership, dutifulness and self-realization, which are reinterpreted in the modern context. In Kautilya's अर्थशास्त्र आप कह सकते हैं 2nd to 3rd century BC से, the welfare of people was considered paramount in the role of king. कौटिल्य की अर्थशास्त्र कहती है कि जो लोगों का कल्याण है वही कहीं ना कहीं रोल के जो किंग है, जो राजा है, उसका जो मेन एम है उसमें संदर्भित होता है। महात्मा गांधी एम्फेसाइजेस स्वराज विच इसेंशियली मीन्स गुड गवर्नेंस। महात्मा गांधी ने जिस स्वराज की बात की थी उसका मतलब भी गुड गवर्नेंस ही है ना, स्वशासन जिसे हम कह सकते हैं। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नेंस कैन बी इशूड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट सच एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस।
1992 की फ्रेंड जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर इन्होंने गुड गवर्नेंस को परिभाषित किया और यहाँ पर बोला गया कि द गुड गवर्नेंस इज़ द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर इट्स डेवलपमेंट। मतलब जो कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से मैनेज किया जाए कि उससे कंट्री का डेवलपमेंट उस तरह से उनका यूज़ किया जाए, तो यही यूज़ करने की जो पॉलिसी होती है वो गुड गवर्नेंस कहलाती है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके 8 मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये पार्टिसिपेटरी होता है, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड होता है, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव होता है, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करता है। अगला टॉपिक है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी को पता है कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का पार्टी मेंबर रहा है, तो इसी के आर्टिकल 19 में ये बात की गई है कि जो देश के नागरिक हैं उनके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार होना चाहिए, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पास किया गया। और इस एक तरीके से दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। यहाँ पर अब सिटीजन्स को एक ग्रेटर एक्सेस मिल गया, जो सरकार के आप कह सकते हैं योजनाएं हैं, जो सरकार के कार्य हैं उनको रिव्यू करने का, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का। द राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रमोट्स ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय मेकिंग द गवर्नमेंट मोर ओपन टू द पब्लिक स्क्रूटनी। मतलब जब आप चाहें तब वो इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन चाहें गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि आप कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते जिससे कि कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आ जाए। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसे देने से गवर्नमेंट डिनाई भी कर सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा ई गवर्नेंस का। तो नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान है, इट इन्विसाइज टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एसेसिबल टू द कॉमन मैन इन लोकेलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स एंड इंश्योर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी ऑफ सच सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ई गवर्नेंस जो है इट इफेक्टिवली डिलीवर्स बेटर प्रोग्रामिंग एंड सर्विसेज इन द एरा ऑफ न्यूली इमर्जिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच हेराल्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। ई गवर्नेंस हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स सिटीजन हु ड्राइव बेनिफिट थ्रू डायरेक्ट ट्रांजेक्शन विद द सर्विस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ प्रोग्राम्स हैं ई गवर्नेंस के अंदर जो लॉन्च किए गए, जैसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट में प्रगति भी कहा जा सकता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम MCA 21 and it is to improve the speed and certainty in the delivery of services of Ministry of Company Affairs। पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गया, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न, तो ये सारे आपके ई गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट के प्लान है। इसका मेन फोकस क्या है ई गवर्नेंस का? मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है करप्शन का। तो करप्शन क्या है? इट इज़ अ वेरी मेजर ऑब्स्टिकल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस की जो गुणता है उसको इम्प्रूव करना है तो उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो करप्शन ही है, भ्रष्टाचार ही है। और हम कह सकते हैं कि जो लोगों की लालच है, ह्यूमन ग्रिड, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस ड्राइवर ऑफ करप्शन। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल इंसेंटिव एंड पुअर इन्फोर्समेंट सिस्टम टू पनिश द करप्ट एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रेजिंग कर्व ऑफ ग्राफ्ट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था 2019 का, इट इज़ रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 78 से खिसक करके 80 पर पहुंच गई थी 2019 में। प्रिवेंशन, इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बनाया एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 3 डिकेड ओल्ड एक्ट। 2013 में इसमें एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कॉन्सेंसस के लैक के कारण ये जो अमेंडमेंट था स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया और सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया रिव्यू करने के लिए। इन कमेटीज़ के साथ ही इसे लॉ कमीशन में भेजा गया रिव्यू करने के लिए। कमेटी ने रिव्यू करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2016 में सबमिट की और पार्लियामेंट में ये 2017 में लाया गया एंड आफ्टर दैट इट वॉज पास, इट वॉज कॉल्ड एंटी करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018। उसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा सिटीजन्स चार्टर। तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। केवल आप ये देख लीजिए या समझ लीजिए कि सिटीजन्स चार्टर होता क्या है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक एफर्ट फोकस ऑन द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इट्स सिटीजन in respect of standard of service, information, choice, consultation, non-discrimination and accessibility, grievance redressal, courtesy and value for money. The main objective of the exercise to issue citizen charter of an organization is to improve quality of public services. Very important. जो क्वालिटी है पब्लिक सर्विसेज की उनको इम्प्रूव करना ही मेन एम है, इसीलिए सिटीजन चार्टर में डिफरेंट टाइप के सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज़ डन बाय लेटिंग पीपल नो द मैंडेट ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो सिटीजन चार्टर होगा उसमें आपका जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगा, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका क्या मैंडेट है ये मेंशन होगा, किस तरह से आप उस सर्विस को ले सकते हैं, किस तरह से अगर आपको आपकी कोई शिकायत है तो उसको किस तरह से आप एड्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिटीजन चार्टर में मेंशन होती हैं। इट डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट न्यू लीगल राइट बट इट श्योरली हेल्प्स इन इन्फोर्सिंग द एग्जिस्टिंग लीगल राइट। जो सिटीजन चार्टर वो आपको नए लीगल राइट्स तो नहीं देता है, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग लीगल राइट्स हैं उनको इंश्योर करता है, उनको सिक्योर करता है।
उसके बाद फ्रेंड्स जो सिटीजन चार्टर है इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1991 टू ब्रिंग इफिशिएंसी इन द पब्लिक सर्विस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको इफिशिएंट बनाने के लिए 1991 में सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट किया गया। 1997 में भारत में चीफ मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस कॉन्फ्रेंस में इट वाज रिकमेंडेड ऑन द एजेंडा फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन दैट एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग सिटीजन मैनिफेस्टो फॉर ऑल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से सिटीजन चार्टर की स्टार्टिंग हुई। अंडर दिस कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इन द आइडेंटिफाइड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रेजेंट अ फॉर्म ऑन सिटीजन चार्टर इन विच गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द मॉडल सिटीजन चार्टर वर एक्सप्लेन्ड। उसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है इसमें हमारा पब्लिक पॉलिसी। तो नाम से ही क्लियर है, इसका मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ। पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट और पॉलिसी का मतलब है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड व्हेन टू डू। मतलब गवर्नमेंट से पब्लिक की जो डिमांड होती है, गवर्नमेंट से सिटीजन की जो डिमांड होती है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, कब पूरा किया जाए, कैसे पूरा किया जाए और कहाँ पर पूरा किया जाए। इतने क्वेश्चंस का आंसर जब गवर्नमेंट कर देती है अपने किसी पॉलिसी के थ्रू तो उसी को पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे अगर कंटेंट के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करें या टेक्निकल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। तो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मटेरियल और मटेरियल पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और कंट्रोल पॉलिसी। अब यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी के कुछ डिफिनेशन लिखे गए हैं अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, तो उसको देख लेते हैं। थॉमस आर डे इनके अकॉर्डिंग जो पब्लिक पॉलिसी इट इज़ कंसर्न विद ऑल दोज थिंग्स विच गवर्नमेंट डिसाइड टू डू और नॉट टू डू। टेरी के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी इज अ बेसिक गाइडलाइन ऑफ एक्शन विच the manner adopts and follows. Ploden के according policies are formulated at every level of the government of the country. They are in fact public policies. Dimok के according policies are those consciously determined rules of the conduct which guide the administrative decision. और पॉल जे फ्रेडरिक के अकॉर्डिंग पॉलिसीज आर द डिसीजन मेड रिगार्डिंग व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इन दिस सिचुएशन। मतलब जो पॉलिसी और डिसीजन, पॉलिसी क्या होते हैं, दे आर द डिसीजन जो ये डिसाइड करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ डिफिनेशन थे। इसके बाद फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड क्रांति दल। ये उत्तराखंड का एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी था। आप कह सकते हैं कि जो आपके उत्तराखंड क्रांति दल थे इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 26 जुलाई 1979 बाय बिपिन चंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर देवीदत्त पंत, इंद्रमणि बदूनी और काशी सिंह आयरे। नैनीताल में इन लोगों ने इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया था 26 जुलाई 1979 को टू फाइट फॉर द सेपरेट स्टेट कंपोज्ड ऑफ द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश की जो हिली एरियाज हैं उनको या हिली डिस्ट्रिक्ट जो है उनको एक साथ मिलाकर के एक नया स्टेट बनाने के लिए इन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया। जो फाउंडिंग कन्वेंशन हुआ इट वॉज चेयर्ड बाय प्रोफेसर देवीदत्त पंत, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ कुमायूं यूनिवर्सिटी। जो प्रोफेसर देवीदत्त पंत थे ये आप कह सकते हैं फॉर्मर वीसी थे कुमायूं यूनिवर्सिटी के। इनके नेतृत्व में जो फाउंडिंग कन्वेंशन था उसको चेयर किया गया अंडर द यंग लीडरशिप ऑफ काशी सिंह आयरे who took the charge of struggle and public agitation and the aim was finally achieved। मतलब इन्होंने उत्तराखंड या उत्तरांचल स्टेट की मांग की थी अलग से हिली डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करके। तो ये पूरा कब हुआ 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तरांचल एक अलग स्टेट बना दिया गया। बाद में 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। इन द फर्स्ट एवर स्टेट असेंबली इलेक्शन 2002 द पार्टी वॉन ओनली 4 सीट आउट ऑफ 70 सीट्स। लेकिन ये जो पार्टी थी इसके बाद जो पहला असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें 70 में से केवल 4 सीटें जीत पाए। आप कह सकते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था और भारतीय जनता पार्टी थी इन्होंने ज़्यादातर सीटों पे जीत हासिल की। इसके बाद फ्रेंड्स अब उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना 16 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई थी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और इसका मेन एम था टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट। इस स्कीम के अंदर आप कह सकते हैं वुमेन को लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। उत्तराखंड की जो महिलाएं थी उनको लोन दिया जा रहा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और सब्सिडी का भी प्रावधान था 30% और अप टू 1 लाख रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू द लोन गिवन टू द वुमेन। तो इतनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद घरों की पहचान चालिक नाम फरवरी 2021 में लॉन्च की गई थी और उत्तराखंड के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था। डॉटर्स नेम इज़ द होम्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इस बेसिकली इसका नाम इसका मतलब है स्कीम का। एंड दिस प्रोग्राम
and development scheme worth rupees 42 crore in Nainital was launched by the Trivendra Singh Rawat, the former Chief Minister of the Uttarakhand, in February 2021. Initially, the scheme has been launched in Nainital and later it is extended to the entire Uttarakhand. पहले ये नैनीताल में लॉन्च की गई थी, उसके बाद इसको पूरे उत्तराखंड में लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना है, 7 मार्च 2019 को लॉन्च की गई थी। 28 अक्टूबर 2021 को पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको रीलॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना को। इस योजना के अंतर्गत 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, दे विल गेट फ्री फोर्टिफाइड स्वीट्स एंड फ्रेगमेंट मिल्क 4 days a week इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी के जो सेंटर्स हैं उसमें एक हफ्ते में 4 दिन तक 3 से 6 साल तक के बच्चों को आप कह सकते हैं फ्री फोर्टिफाइड स्वीट और फ्रेगमेंटेड मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना के तहत। उसके बाद अगली योजना है आपकी देश को जानो योजना, 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। टॉप 25 रैंकर्स चिल्ड्रन ऑफ द क्लास 10th विल बी सेंट टू अ टूर ऑफ इंडिया। तो 10वीं क्लास के जो टॉप 25 रैंक वाले बच्चे थे, 25 रैंक तक के बच्चे, उनको पूरे इंडिया के टूर पर भेजा गया था इस योजना के तहत। अगली योजना हमारी मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना भी 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। यहाँ पर जो 25 टॉपर चिल्ड्रन थे, दे विल गिवन स्कॉलरशिप ऑफ 50% फी इन ऑल कोर्सेज। मतलब इनको टॉप जो 25 बच्चे थे उनको सभी कोर्सेज में 50% की आप कह सकते हैं छूट मिली थी फीस में, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में। उसके बाद फ्रेंड्स अगली योजना है हमारी चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम, 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई फॉर प्रमोटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। रेशन कार्ड होल्डर फैमिली विल गेट 2 kg पल्सेस पर मंथ एट अ रेट ऑफ ₹44 पर kg। 1 किलो 44 रुपये प्रति किलो के भाव से या इस दाम पर आप कह सकते हैं कि जो भी रेशन कार्ड होल्डर फैमिली हैं उनको 2 किलो पल्स हर महीने दिया जाएगा, 2 किलो दाल हर महीने प्रोवाइड की जाएगी मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत। उसके बाद फ्रेंड्स अगली योजना है रूफ टॉप सोलर योजना फेज 2 इन उत्तराखंड, 22 जनवरी 2020 को लॉन्च की गई। इफ एनीवन वांट्स टू इंस्टॉल सोलर पैनल सिस्टम ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउसेज देन द गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी टू देम। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहता है तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा उसे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ₹1 टैप वाटर कनेक्शन स्कीम उत्तराखंड, जुलाई 2020 में लॉन्च की गई। अंडर दिस स्कीम सिटीजन ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ द उत्तराखंड स्टेट विल बी गिवन वाटर कनेक्शन फॉर ₹1। ₹1 में वाटर कनेक्शन लगाया जा रहा था जो गाँव के लोग थे उत्तराखंड के, उनके यहाँ पर। तो जो ₹1 टैप वाटर कनेक्शन स्कीम थी उत्तराखंड की, जुलाई 2020 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मई 2020 में लॉन्च की गई। प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, जो स्वरोजगार है देश में स्टेट में उत्तराखंड राज्य में उसको प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या था? इज टू प्रमोट एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड टू गिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ, फार्मर्स एंड माइग्रेंट लेबरर्स टू द स्टेट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे स्कीम, 1 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई। एम ऑफ द ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे स्कीम इज टू प्रोवाइड न्यू हाइट टू एडवेंचर टूरिज्म इन द स्टेट बाय एस्टेब्लिशिंग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर द टूरिस्ट इन रिमोट रूरल एरियाज विच हैव द पोटेंशियल ऑफ ट्रैकिंग टूरिज्म। ठीक है, तो उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती जो लोग बेसिकली ट्रैकिंग का काम करते हैं, है ना, जो पहाड़ों पर चढ़ाई का काम करते हैं। इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना के नाम से इसको जाना जाता है, 21 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग द इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम इज टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन द स्टेट। उत्तराखंड राज्य में कृषि को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 17 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई। अंडर दिस स्कीम अ किट विल बी गिवन टू द पेरेंट्स ऑन द बर्थ ऑफ अ डॉटर। मतलब मुख्यमंत्री महालक्ष्मी जो किट योजना है 17 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई है। इसमें अगर किसी के भी घर में पुत्री जन्म लेती है तो उस फैमिली को या उनके पेरेंट्स को एक किट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना 2 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई थी। चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड-19 एंड अदर डिजीज विल बी गिवन ₹3,000 पर मंथ टिल एज 21। 21 साल की उम्र तक ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 या अदर डिजीज के कारण, ऐसे बच्चों को 21 साल तक गवर्नमेंट के द्वारा ₹3,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ऑन 22 मई 2021। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च द स्कीम ऑन 2 अगस्त 2021। 2 अगस्त 2021 को पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्कीम दोबारा से लॉन्च की उत्तराखंड राज्य में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम 1 जून 2002 को लॉन्च की गई थी। उत्तराखंड की पहली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी एंड इट वाज स्टार्टेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट एंड मेनली यूथ इन द टूरिज्म सेक्टर।
उसके बाद फ्रेंड्स वंदे मातरम योजना है, 9 फरवरी 2004 को लॉन्च की गई थी फॉर फ्री ट्रीटमेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होगा वंदे मातरम योजना के तहत। उसके बाद है आपका पर्यावरण मित्र योजना, 11 मार्च 2006 को लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द पीपल टुवर्ड द एनवायरमेंट। अगली योजना है हमारी देवभूमि मुस्कान स्कीम। देवभूमि मुस्कान स्कीम 2009 को लॉन्च की गई थी टू प्रोवाइड एक्सीलेंट एजुकेशन टू द अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। जो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए देवभूमि मुस्कान स्कीम लॉन्च की गई। अटल फूड ग्रेन स्कीम 11 फरवरी 2011 को लॉन्च की गई फॉर प्रोवाइडिंग चीप रेशन टू द कॉमन मैन। जो राशन होता है उसको बहुत ही सस्ते दामों पर एक आम आदमी को प्रोवाइड करने के लिए अटल फूड ग्रेन स्कीम लॉन्च की गई 11 फरवरी 2011 को। उसके बाद फ्रेंड्स मोनल स्कीम है, इसका पहले नाम था किशोरी शक्ति योजना, KSY, 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च की गई थी टू प्रमोट हेल्थ हाइजीन एंड स्किल ऑफ द एडोलसेंट गर्ल्स ऑफ 11 to 18 ईयर्स। एडोलसेंट्स गर्ल जो होती हैं 11 से 18 साल की, उनके हेल्थ हाइजीन और स्किल को प्रमोट करने के लिए मोनल स्कीम 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च की गई थी। इसका पहले नाम था किशोरी शक्ति योजना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, द नेम ऑफ दिस स्कीम हैज़ बीन चेंज्ड टू दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थन योजना। अभी हाल ही में इसका नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थन योजना के नाम पर रख दिया गया है। पहले इसका नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। 2014 में योजना लॉन्च की गई थी। द स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 4 धाम यात्रा टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पिलग्रिम्स विद द एज ऑफ 65 ईयर्स एंड अबव। 65 साल उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए जो 4 धाम की यात्रा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की गई थी इस योजना के द्वारा। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 में लॉन्च की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014-15 को लॉन्च की गई है। अ 6 फीट वाइड सीमेंटेड कॉन्क्रीट रोड विल बी बिल्ट थ्रू मनरेगा टू विलेज लोकेटेड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रोड। तो जो भी गांव 1 किलोमीटर दूर है मेन रोड से, वहाँ पर आप कह सकते हैं मनरेगा के थ्रू 6 फीट चौड़ी सीमेंटेड कॉन्क्रीट रोड बनाने की योजना थी मेरा गाँव मेरी सड़क योजना। मेरा गाँव मेरा धन योजना ये आपकी 2014 में लॉन्च की गई है। इट इज़ इनकरेज्ड पीपल टू बिल्ड बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को इनकरेज किया जा रहा है मेरा गांव मेरा धन योजना में। उसके बाद टीलू रौतेली स्पेशल पेंशन स्कीम, ये 1 अप्रैल 2014 को लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ग्रांट ऑफ ₹1000 पर मंथ टू अ वुमेन एंड मेन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल बिजनेस अंडर टीलू रौतेली स्पेशल पेंशन स्कीम इन केस दे आर डिसेबल्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि खेती कर रहा है और वो डिसेबल्ड है तो उसको आप कह सकते हैं टीलू रौतेली स्पेशल पेंशन स्कीम के तहत मेंटेनेंस के लिए ₹1000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो। ठीक है, एग्रीकल्चर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगली योजना है हमारी किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। जिन किसानों की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा की है एंड हु आर कल्टिवेटिंग अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड विल बी गिवन अ पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ, है ना। जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा आप कह सकते हैं 2 हेक्टेयर भूमि तक के लैंड पर कल्टीवेशन का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं और उम्र उनकी 60 साल है या उससे ज़्यादा है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ₹1000 पर मंथ पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद खिलती कल्याण स्कीम है आपकी 14 अगस्त 2015 को लॉन्च की गई थी। इट इज लॉन्च टू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स इन रेगुलर क्वांटिटीज टू माल नरिश्ड चिल्ड्रेन एंड कंडक्टिंग हेल्थ चेकअप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो माल नरिश्ड चिल्ड्रेंस होते हैं या आप कह सकते हैं कि उनको न्यूट्रिशन या उनको पोषक तत्व सफिशिएंट मात्रा में रेगुलर क्वांटिटी में प्रोवाइड हो, इसके लिए योजना लॉन्च की गई थी। और इसमें आप कह सकते हैं कि हेल्थ चेकअप भी रेगुलर टाइम इंटरवल पर इंक्लूडेड है। उसके बाद फ्रेंड्स अगली योजना है हमारी इंदिरा अम्मा भोजन योजना, 15 अगस्त 2015 को लॉन्च की गई। अंडर दिस स्कीम चीप एंड क्वालिटी फूड इज बीइंग प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर प्लेट। इंदिरा अम्मा भोजन योजना में ₹20 पर प्लेट के हिसाब से एक क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया, चीप एंड क्वालिटी फूड प्रोवाइड करने की योजना थी इंदिरा अम्मा भोजन योजना, 15 अगस्त 2015 के लॉन्च की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स अगली योजना है मेरा पेड़ मेरा धन योजना, 2015 में लॉन्च की थी फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। 4 धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका 27 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ लॉन्च टू कनेक्टिंग 4 धाम विद ऑल वेदर रूट्स। उसके बाद आपका अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है। अंडर दिस स्कीम एवरी फैमिली लिविंग इन द स्टेट विल गेट फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर ईयर। 5 लाख रुपए सालाना फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट थ्रू अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जो कि लॉन्च की गई है 25 दिसंबर 2018 को। उसके बाद फ्रेंड्स गौरा देवी कन्या धन योजना आपकी 2006-07 में लॉन्च की गई थी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंसेंटिव मनी टू ऑल द 12th पास गर्ल्स ऑफ BPL कैटेगरी।
मतलब जो 12वीं पास बच्चियां हैं बीपीएल कैटेगरी की, उनको एक इंसेंटिव मनी प्रोवाइड की जाएगी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू मोटिवेट देम फॉर हायर लेवल एजुकेशन। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ₹11,000 टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड गर्ल एंड ₹52,000 आफ्टर पासिंग क्लास 12th। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगली योजना है हमारी दीनदयाल उत्तराखंड रूरल हाउसिंग योजना, 25 सितंबर 2007 को लॉन्च की गई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पक्का हाउसिंग ऑफ द फैमिलीज हैविंग हाउसेज रॉ हाउसेज हैविंग बिलो पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ बीपीएल सर्वे 2002। तो बीपीएल कैटेगरी का जो सर्वे होता है 2002 के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार लोगों को आप कह सकते हैं दीनदयाल उत्तराखंड रूरल हाउसिंग योजना के तहत पक्का घर बनाने की योजना है। ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। Okay friends, so thank you so much for participating in this session.